मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सबसे पहले बात करते हैं 22 में कैराना के उस धर्म कांटे की, जिसके जरिए सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। सीएम योगी ने शामली के कैराना में जहां पलायन से वापस लौटे पीड़ित कारोबारी परिवार से मुलाकात की, तो दूसरी ओर मंच से सीधे सीधे संदेश दे दिया कि यूपी में कानून हाथ में लेने वालों को उनकी सरकार किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। कानून तोड़ने वालों को सीएम की सीधी चेतावनी। कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं, सुरक्षा सबको। लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। माफिया अपराधियों पर सीएम का सीधा हमला। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं क्यों सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। दंगा पलायन को लेकर विपक्ष पर तल्ख सीएम योगी। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। दंगा फैलाने वालों को सीएम का सीधा संदेश। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। विपक्ष पर दंगाइयों का सम्मान करने का आरोप। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते हैं, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे क्योंकि उनके लिए वोट बैंक में टुकड़ था। विपक्ष पर सीएम का मंदिर वाला तंज। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। सपा पर इशारों में परिवारवाद वाला हमला। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। सपा पर नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार की तोहमत। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था। किसान को लेकर सीएम का विपक्ष से सवाल। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। शामली के कैराना पहुंचे सीएम योगी ने कुछ इसी तल्ख अंदाज में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी नेता कैराना में वोट बैंक के लिए दंगाइयों का सम्मान करते थे, लेकिन 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिन दंगाइयों की वजह से लोगों को कैराना से पलायन करना पड़ता था, वो आज खुद कैराना से पलायन कर चुके हैं। वहीं अपने भाषण में सीएम योगी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप भी लगाया और इशारों में ही समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। मुझे याद है हमारे विधायक और सांसदों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाबू हुकुम सिंह जी के खिलाफ, इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ, श्री सुरेश राणा के खिलाफ, श्री तेजेंद्र नरवाल के खिलाफ,
श्री संजीव बालियान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, प्रताड़ित किया जाता था, महीनों इन्हें जेल में डाला जाता था। सीएम योगी ने अपने भाषण में लोगों की असुरक्षा के भाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शामली के जनप्रतिनिधि अक्सर ही उनसे यहां पर पीएसी की बटालियन की तैनाती की मांग करते थे और अब उन्होंने कैराना में पीएसी के बटालियन बनने का शिलान्यास भी कर दिया है, जिसके बाद कैराना में 1278 पीएसी के जवान लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएसी के रहा करेंगे। और पीएसी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। सीएम योगी ने कैराना की जनसभा में शामिल होने से पहले कैराना के उस मशहूर किराना घराना के सदस्यों से मुलाकात की जिन्हें पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था। सीएम योगी खुद कारोबारी विजय मित्तल के परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर गए और उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दिए। सीएम योगी ने कैराना में एक बात तो साफ कर दी कि कानून व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और जो भी लोग अराजकता फैलाएंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। सीएम योगी का ये संदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि मजबूत कानून व्यवस्था को भाजपा ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा है। शामली के कैराना से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। कैराना में पलायन के मजबूर हो रहे जिस परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की उससे एबीपी गंगा ने भी बात की। साथ ही कैराना के पलायन के लिए मजबूर परिवार, घर के आसपास रहने वाले लोगों से भी एबीपी गंगा ने हालात का जायजा लिया, जहां पर तमाम लोगों ने एक सुर में कहा कि उन्हें सीएम योगी के दावे पर भरोसा है कि कैराना में कानून का राज कायम रहेगा। शामली के कैराना में पलायन के लिए मजबूर हुए कारोबारी विजय मित्तल के परिवार से सीएम योगी की मुलाकात कई मायनों में खास है। किसी वक्त ये परिवार अराजक तत्वों का शिकार होकर कैराना छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था, लेकिन अब सीएम योगी के भरोसा दिलाने के बाद इस पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा का सहारा मिला है। हालांकि कारोबारी विजय मित्तल अभी इस पर खुलकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। आए, बच्चों से मिले, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को फल फ्रूट दिए, बहुत प्यार से माननीय जी ने बच्चों से बात की, हल्का फुल्का नाश्ता लिया, उनका बहुत बहुत आभार। तो आप कब गए थे और किन हालात में गए थे? नो मोर क्वेश्चन बैंड। वहीं इस दौरान एबीपी गंगा ने कैराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुल जैन से भी बात की, जिन्होंने साफ कहा कि योगी सरकार की वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे और ये अच्छी बात है कि जो लोग कैराना छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे अब वो वापस आने लगे हैं। एबीपी गंगा की टीम ने इस दौरान पलायन से वापस लौटे पीड़ित कारोबारी विजय मित्तल के पड़ोसियों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर लोगों को मुकीम काला गैंग की दहशत से दो चार होना पड़ता था, जहाँ उनका घर से निकलना भी मुहाल हो गया था। आज काफ़ी चेंज आ गया है, यहाँ पे सब अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं पहले से। अब मतलब दहशत का माहौल बिल्कुल नहीं रहा, यहाँ पे सुनवाई होती है पुलिस के। जिस समय लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे उस समय क्या आप लोगों के मन में भी आया कि हम भी पलायन करें, या आप लोग यहाँ मजबूरन रुके रहे? हमारे मन में आया, हमारे रिलेशन वालों के हमारे पास फ़ोन आए कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब यहाँ पे इतना गलत माहौल है, पर हमने मतलब पलायन नहीं किया, पर हमारे मन में दहशत बहुत ज़्यादा थी। विजय मित्तल कैराना के जिस इलाके में रहते हैं वहां रहने वाले लोगों का साफ कहना है कि पहले के मुकाबले अब हालात ठीक हो रहे हैं और यहां पर लोग पहले के मुकाबले ज्यादा महफूज महसूस करने लगे। इन लोगों की माने तो योगी सरकार का असर इनके इलाके में साफ देखा जा सकता है, जहां पर कभी ये दहशत के साए में जीने को मजबूर थे।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पलायन कर चुके थे वो भी अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो रहा है। शामली से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी। कभी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादव वोटर्स की सियासत के लिए पहचाना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और वो पिछड़े तबके को साधने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके जरिए न सिर्फ वो पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन तमाम दलों के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं जो कि अलग अलग जातियों की नुमाइंदगी करते हैं। आगे की लड़ाई के लिए अखिलेश का पिछड़ा दांव, सियासी बिसात पर पिछड़ों की सियासत का जोर। अखिलेश ने सपा की रणनीति में किया बड़ा बदलाव, MY समीकरण के बजाय पिछड़ी जातियों पर फोकस। 22 में बाइसिकल के लिए अखिलेश का प्लान सी। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। 2022 की जंग में सियासी दलों ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है और मौके की नजाकत को देखते हुए कई दल अपनी रणनीति में भी बदलाव करते दिख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में दिख रहे हैं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी पर कभी सिर्फ मुस्लिम और यादव वोटरों की सियासत के आरोप लगते आए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पिछड़ों की सियासत को हवा देने की कवायद शुरू कर दी। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने पिछड़े तबके के लोगों की जनगणना की मांग भी रखी थी और दावा किया था कि अगर उनकी सरकार आती तो ओबीसी वर्ग की जनगणना जरूर की जाएगी। उन जातियों को सम्मान देना, उन जातियों को हक देना, उन जातियों को बराबर खड़ा करना जिनको आज़ादी के बाद सम्मान न मिला हो। आपकी जो लड़ाई है और जो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति का है। वहीं अखिलेश यादव सिर्फ ओबीसी जनगणना की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी के संगठन में भी अहम बदलाव कर रहे हैं। उनकी पार्टी की कमेटी को देखेंगे तो आपको भी इसमें उनके जाति कार्ड का गणित समझ आ सकेगा। सपा की कमेटी में हर जाति के लोगों को तरजीह दी जा रही। सपा की कमेटी में पिछड़ी जातियों को खास तवज्जो दी जा रही। सपा की कमेटी में 40% नुमाइंदगी पिछड़ी जातियों को दी गई। निषाद कश्यप जाति के 8 लोगों को कमेटी में जगह मिली। बिंदपाल, मौर्य, कुशवाहा, प्रजापति, सैनी जाति के लोगों को भी जगह दी गई। ब्राह्मण समाज के 10 सदस्यों को कमेटी में रखा गया। यादव समाज के सिर्फ 7 लोग इस कमेटी में शामिल किए गए, जबकि मुस्लिम समाज के भी 11 लोग सपा की कमेटी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति में सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम यादव वोटरों पर रखा था, जो सपा के मजबूत वोटर आज भी माने जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये समझ आ चुका है कि अगर यूपी का किला फतेह करना है तो पिछड़ी जातियों को साधना जरूरी है। यही वजह है कि तमाम ऐसे छोटे दलों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं जो पिछड़े तबकों की सियासत करते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि अखिलेश यादव किस तबके के वोटरों को साधने में जुटे। अखिलेश यादव की नजर गैर यादव पिछड़ी जातियों पर, निषाद, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा वोटरों पर फोकस है। महान दल सुभाषपा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ सपा का गठबंधन है। महान दल पिछड़ी जातियों पर पकड़ रखता है। सुभाषपा का असर पूर्वांचल के राजभर वोटरों पर, राजभर वोटर पूर्वांचल की कई सीट पर असर रखते हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट मध्य यूपी पर असर रखती है। पिछड़े तबके के वोटरों पर जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का असर है। अखिलेश यादव ने इसी पिछले दांव के तहत मायावती के अंबेडकर नगर वाले मजबूत किले में भी सेंध लगा दी, जहां पर राम अचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे बसपा नेता सपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार दूसरे दलों के उन नेताओं को भी पूरी तवज्जो दे रहा है जो खुद चुनाव जीत सकते हो या फिर सपा को चुनाव में जीत दिला सकते हो। अखिलेश यादव की रणनीति से साफ है कि 22 की जंग के लिए उन्होंने जाति वाली सियासी बिसात पर चाल चलनी शुरू कर दी। हालांकि इसका फायदा उन्हें कितना मिल पाता है, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करेंगे संजय निषाद की, जो भले ही मोहब्बत की नाव पर सवार हों, लेकिन बीच बीच में शिकायत का दाव भी जरूर चल रहे हैं। आरक्षण को लेकर कल बगावती तेवर दिखाने वाले संजय निषाद की भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई।
तो उनके तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दिए। हालांकि ये तेवर कितने दिन तक नरम रहते हैं, ये जरूर देखने वाली बात है। संजय निषाद की निषाद पार्टी भले ही भाजपा के साथ गठबंधन में हो, लेकिन संजय निषाद के तेवर इस बार भाजपा को चुभने वाले दिखाई दे रहे हैं। संजय निषाद के उस बयान ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके समाज को हक नहीं मिला तो प्रदेश में आंदोलन भी होगा और भाजपा को वोट देने का बहिष्कार भी। हमारे समाज के लोगों ने एक बात आवाज़ देना शुरू किया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर वोट चाहे 2022 में हमें गठबंधन में लाया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करे। उसके लिए 9 तारीख से हमारे लोग हर जिले में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्रमिक करेंगे, जब तक आरक्षण पर दस्तखत न हो जाए, उस पर इनका मजबार का मिलने जाए, संविधान में लिखा हुआ न मिल जाए, तब तक वो धरना देंगे। निषाद पार्टी 9 नवंबर को हर जिले में आंदोलन करेगी और 21 नवंबर को लखनऊ में बड़ी रैली भी आयोजित होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। संजय निषाद को अमित शाह से आरक्षण वाले ऐलान की उम्मीद है। 30 नवंबर को लखनऊ में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर एक जो है एससी मछुआ आरक्षण विशाल महारैली आयोजित है, जहां कई लाख लोग गए। पिछले 15 सितंबर को 2016 को 10 लाख लग गए थे, इसमें 25-30 लाख होंगे। माननीय अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि हैं और मैं उम्मीद रखता हूं हमारे समाज के साथ उन सामाजिक न्याय मंत्री भी, गृह मंत्री भी हैं, मेरे समाज को उम्मीद के साथ वो इनकी सुरक्षा से न्याय भी करेंगे। संजय निषाद भाजपा को चुभने वाली बात कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों पार्टियों में समझौते का रास्ता जरूर निकल आएगा। निषाद जाति के हैं और अन्य 16 या 17 ऐसे जातियां हैं जिनका पहले भी प्रस्ताव गया था, विभिन्न स्तरों से दोबारा प्रस्ताव गया हुआ है, तो ये केंद्र में लंबित हो गया। तो इसलिए उनको इस तरह के बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी विचाराधीन है तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कहने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जाति समय पिछड़ी जाति के लोग हमसे जुड़ें, उनका सम्मान भी हो और उनके जितने भी जैसे भी उनके कार्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम लोग करते भी हैं। संजय निषाद के तेवर भले तल्ख हों, लेकिन पार्टी के भविष्य की चिंता उन्हें भी है। यही वजह है कि वो गुस्सा भी दिखाते हैं और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। उन्होंने प्रयागराज में भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से बात की। सर्किट हाउस में हुई इस मुलाकात में सीट शेयरिंग और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। संजय निषाद जी की पार्टी एनडीए की हिस्सा है और आज मेरे से नाश्ता किए हैं, हमारे अच्छे सहयोगी हैं, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। संजय निषाद जिस समाज की राजनीति करते हैं उसकी आवाज बुलंद करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बीच के रास्ते पर भी सहमत दिखेंगे, ये बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।